अभिवादन स्वीकार करिए विनोद शिला का। मित्रों, पुस्तक चर्चा में आज फिर हाजिर हूँ एक नई पुस्तक के साथ। पुस्तक है यह कौन चित्रकार है। लघु कविता संग्रह है यह कौन चित्रकार है। इसका पुस्तक का शीर्षक कौन चित्रकार है। बहुत लाजवाब शीर्षक है और टाइटल पेज भी एक बार पुनः अवलोकन कीजिए। गुलाबी चटक रंगों के साथ, सूर्योदय के साथ पर्वतमाला है। कौन चित्रकार है। और इस संग्रह के लघु कविताकार हैं मुरारी लाल अरोड़ा आजाद। मुरारी लाल अरोड़ा आजाद। यह कौन चित्रकार है लघु कविता संग्रह, जिसके लघु कविताकार हैं मुरारी लाल अरोड़ा आजाद। पुस्तक साहित्य सेवा चंडीगढ़ प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पुस्तक का मूल्य 300 रुपये। पृष्ठ 112। इन 112 पृष्ठों में 101 लघु कविताएं समाहित हैं। लेखक की यह 11वीं पुस्तक है और लघु कविता विधा में तीसरी पुस्तक है। इसके अतिरिक्त लेखक ने 35 पुस्तकों का संपादन किया है। बहुत से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। इस पुस्तक में विशेष है, सबसे विशेष तो इस पुस्तक का टाइटल है। टाइटल पेज और टाइटल दोनों ही लाजवाब है। दूसरा, इस पुस्तक में यह कौन चित्रकार, जो पुस्तक का शीर्षक है, यह कौन चित्रकार शीर्षक के तहत लघु कविताकार ने 8 लघु कविताएं लिखी हैं। और भी बहुत सी रचनाएं हैं जो इन्होंने एक ही शीर्षक से कई कई रचनाएं लिखी हैं। जैसे यह कौन चित्रकार है शीर्षक से 8 लघु कविताएं हैं। मानव प्रकृति शीर्षक से 2 लघु कविताएं हैं। प्रकृति से प्यार 3 लघु कविताएं हैं। वृक्ष की आत्मकथा शीर्षक से 3 लघु कविताएं हैं। हे पर्वत से शीर्षक से 2 लघु कविताएं हैं। बारिश का पानी शीर्षक से 3 लघु कविताएं हैं। अंगूर खट्टे हैं 2। इसके अतिरिक्त लेखक राजकीय बैंक से मुख्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त है। साहित्य सेवा प्रकाशन के स्वामी हैं और इनका यह संग्रह प्रकृति के विभिन्न अवयवों को लेकर सृजित है। इस संग्रह से कुछ रचनाएं आपके साथ साझी करूंगा। इस संग्रह में आप लेखक को चांद, तारों, सौर मंडल में विचरते हुए पाएंगे। उन्हीं में से एक रचना है सौर मंडल परिवार। सौर मंडल में घूम रहे
सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों का एक परिवार है। अपना अपना वृत्त कक्ष, अपना अपना आकार है। बुद्ध बड़ा ही बुद्धिमान, घर इसका है हरा भरा। बुद्ध बड़ा ही बुद्धिमान, घर इसका है हरा भरा। मंगल का रंग खून जैसा, मंगल का रंग खून जैसा, पृथ्वी के पास खड़ा। सबसे सुंदर शनि ग्रह, सबसे सुंदर शनि ग्रह, मगर रंग है इसका काला। सबसे सुंदर शनि ग्रह, मगर रंग है इसका काला। शुक्र सदा उल्टा ही चलता, शुक्र सदा उल्टा ही चलता। ऐश्वर्यवान मत वाला, ऐश्वर्यवान मत वाला। बृहस्पति बड़ा दयावान, बृहस्पति बड़ा दयावान, और विद्या का है भंडार। अरुण वरुण है सबसे दूर, अरुण वरुण है सबसे दूर। इनका अपना है संसार। सूर्य देव इन सब के पिता, सूर्य देव इन सब के पिता। अनुशासन समझाएं, कोई दूर रहे या पास रहे, परिवार छोड़ना जाए, परिवार छोड़ना जाए। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो ज्योग्राफी के बहुत से चैप्टर, बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। लाजवाब सृजन किया है लेखक ने। अगर ज्योग्राफी का छात्र इन कविताओं को पढ़ ले तो निसंदेह उसके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सरल भाषा में बहुत बढ़िया जानकारी, ज्योग्राफिकल जानकारी देती हुई हैं इनकी रचनाएं, जिनमें चंद्र ग्रहण है। इनकी एक रचना है, यह कौन चित्रकार है। धरा के एक छोर से दूसरे तक की, आओ करें कुदरत की बात। धरा के एक छोर से दूसरे तक की, आओ करें कुदरत की बात। कहीं रूखे सूखे रेगिस्तान, कहीं रूखे सूखे रेगिस्तान, कहीं ठंडे मीठे जलप्रपात। कहीं रूखे सूखे रेगिस्तान, कहीं ठंडे मीठे जलप्रपात। कहीं 6 महीने का होता दिन, कहीं 6 महीने का होता दिन, और 6 महीने की होती रात। नदी पहाड़ जंगल महासागर, नदी पहाड़ जंगल महासागर, कुदरत के हैं अजूबे साथ। नदी पहाड़ जंगल महासागर, कुदरत के हैं अजूबे साथ। स्वर्ग नरक का एहसास यहीं, स्वर्ग नरक का एहसास यहीं। आज़ाद जब जागो, आज़ाद जब जागो, तभी प्रभात, जब जागो तभी प्रभात। बहुत सुंदर रचना दी है, जिसमें रेगिस्तान को रूखा सूखा बताया है, जलप्रपात मीठे ठंडे बताए हैं। ज्योग्राफी में, भूगोल में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिनको इंग्लिश में नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं, जहाँ 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं भूगोल के छात्र इन कविता के माध्यम से। और इनमें नदी पहाड़ जंगल महासागर, नॉर्थ पोल, दिन रात, बहुत सी चीज़ों का इस कविता के माध्यम से लेखक ने जिक्र किया है, चर्चा किया है। और एक अंतिम दूसरी पंक्ति में नरक सरक नरक स्वर्ग नरक का एहसास यही। लेखक का मानना है कि स्वर्ग और नरक किसी दूसरे लोक में नहीं है। कोई इंसान सुखी है धरती पर तो यही स्वर्ग है, और कोई इंसान यहाँ पे दुखी है तो यही नरक है। लेखक ने एक अध्यात्म का बहुत गूढ़ रहस्य बताया है कि स्वर्ग नरक सब धरती के ऊपर ही हैं। और इनका मानना है कि इंसान जब जागे तभी प्रभात। ये सत्य भी है, जब जागो
तभी प्रभात तभी सुबेर। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा मैं इनकी प्रकृति का प्रावधान। जब सूरज ओझल हो जाता, जब सूरज ओझल हो जाता, चांद चुपके से होता परवान। जब सूरज ओझल हो जाता, चांद चुपके से होता परवान। कुछ पल दिखती लालिमा, कुछ पल दिखती लालिमा, निशा होने लगती जवान। कुछ पल दिखती लालिमा, निशा होने लगती जवान। उसकी पल पल निगरानी करे, उसकी पल पल निगरानी करे, बनकर रक्षक आसमान, बनकर रक्षक आसमान। पशु पक्षी लौट घरों को आते, पशु पक्षी लौट घरों को आते, तुम भी लौट कर आओ साजन। हर जीव जंतु के खान पान का प्रकृति प्रकृति करती है प्रावधान, प्रकृति करती है प्रावधान। इस कविता के माध्यम से लेखक ने सूर्यास्त का सुंदर वर्णन किया है। सूर्यास्त में सूर्य छिप रहा होता है, चांद निकल रहा होता है, आसमान में लालिमा छाई हुई होती है। दाना चुगा लेकर घूम फिर कर पक्षी भी अपने घोंसलों को लौट रहे होते हैं। और लेखक ने अंतिम पंक्ति में कहा है कि हर जीव जंतु के खान पान का प्रकृति करती है प्रावधान। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ आश्रय दिया, भोजन दिया, पानी दिया, ऑक्सीजन दी सांस लेने के लिए, जीवन दिया, सब कुछ दिया प्रकृति ने। बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा मैं, प्रकृति से प्यार। सुबह लोग मिलते हैं सीने से लगाकर, सुबह लोग मिलते हैं सीने से लगाकर, शाम ढलने तक भूल जाते हैं। सुबह लोग मिलते हैं सीने से लगाकर, शाम ढलने तक भूल जाते हैं। प्यार करो तो खिलते फूलों से, प्यार करो तो खिलते फूलों से, महकती खुशबू निखरता रंग, महकती खुशबू निखरता रंग, हमारे दिल को बहलाते हैं। महकती खुशबू निखरता रंग, हमारे दिल को बहलाते हैं। प्यार करो तो, प्यार करो तो बहते झरनों से, प्यार करो तो बहते झरनों से, पानी के बनते बिसुरते बुलबुले, पानी के बनते बिसरते बुलबुले, हमें जीवन का एहसास कराते हैं, हमें जीवन का एहसास कराते हैं। देखो बहती हवा के झोंके भी, देखो बहती हवा के झोंके भी, हमारे श्वास प्राण बन जाते हैं, हमारे श्वास प्राण बन जाते हैं। लेखक ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति से प्यार करने का आह्वान किया है। जीवन पानी के बुलबुले के समान है। इसी कविता की एक पंक्ति के माध्यम से लेखक ने बताया है कि प्यार करो बहते झरनों से, पानी के बनते बिसुरते बुलबुले, हमें जीवन का एहसास कराते हैं। इस निसंदेह हमारा जीवन भी पानी के बुलबुलों जैसा ही है। अगली रचना है जो आपके साथ साझी करूंगा, प्रकृति के नज़ारे। कल कल करता नदियों का जल, कल कल करता नदियों का जल, लगे जैसे कुछ बोल रहा है। कल कल करता नदियों का जल, लगे जैसे कुछ बोल रहा है। सरसर चलती, सरसर चलती शीतल हवा, सरसर चलती शीतल हवा, कानों में मिश्री घोल रही है। आँख मटकाते सभी सितारे, आँख मटकाते सभी सितारे, आकाश से हमको देख रहे हैं। आँख मटकाते सभी सितारे, आकाश से हमको देख रहे हैं। सूरज चंदा सुबह और शाम, सूरज चंदा सुबह और शाम,
खेल लुका छिपी का खेल रहे हैं। घर से निकलो बाहर आओ, प्रकृति नज़ारे खोल रही है, प्रकृति नज़ारे खोल रही है। लेखक का आह्वान है कि घर की चार दीवारियों से बाहर आइए, प्रकृति बुला रही है। प्राकृतिक नज़ारे देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य देखिए, प्रकृति के सानिध्य में कुछ पल बिताइए। लेखक कह रहा है कुछ दो पंक्तियों में, सूरज चांद सुबह और शाम खेल लुका छिपी का खेल रहे हैं, कि चांद और सूरज सुबह शाम लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। जब चंद्रमा निकलता है तो सूरज छिप जाता है, और सूरज निकलता है तो चंद्रमा छिप जाता है। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा मैं, प्रकृति से खिलवाड़। प्रकृति से जहाँ लेखक प्रकृति से प्यार करने का आह्वान करता है, वहीं इंसान के कुकृत्यों का भी वर्णन करता है जो प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं। हे मानव, जब तूने प्रकृति के रहस्यों से खिलवाड़ किया। हे मानव, जब जब तूने प्रकृति के रहस्यों से खिलवाड़ किया, मानव जाति और वनस्पतियों को अपने हाथों बर्बाद किया। स्वाइन फ्लू, निपाह कोरोना, स्वाइन फ्लू, निपाह कोरोना मानव जाति को एक इशारा है। तूने अनुसंधान के नाम पर, तूने अनुसंधान के नाम पर अपने ईमान को मारा है। अगली गलती पड़ेगी भारी, अगली गलती पड़ेगी भारी, मिट जाएगी कायनात सारी। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के अंधाधुंध दोहन को रोकने का आह्वान करते हैं और आगाह करते हैं, अगर इंसान इसी तरह अंधाधुंध प्रकृति का दोहन करता रहा तो अगली गलती भारी पड़ेगी, जिससे पूरी सृष्टि को खतरा हो सकता है, पूरी पृथ्वी को खतरा हो सकता है, मानव के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। अगली रचना इनकी, प्रतिदिन की अमावस्या। धन्यवाद हे कविराज, हे गजलकार, धन्यवाद हे कविराज, हे गजलकार, जो अपने गीतों और गज़लों में, जो अपने गीतों और गज़लों में मुझे रजनी यामिनी विभावरी, मुझे रजनी यामिनी विभावरी, रात्रि रहना यमा कादम्बरी, रात्रि रहना यमा कादम्बरी, अनेक नाम से पुकारते हो, अनेक नाम से पुकारते हो, साथ में चांद और चांदनी के, साथ में चांद और चांदनी के, हसीन किस्से भी सुनाते हो। खुलकर बताओ न दुनिया को, खुलकर बताओ दुनिया को कि मैं प्रतिदिन की अमावस्या हूँ, कि मैं प्रतिदिन की अमावस्या हूँ, इधर उधर की क्यों बघारते हो। लेखक ने इस रचना में रात्रि के तमाम पर्यायवाची शब्द उतारे हैं और रात्रि का मानवीकरण किया है। रात्रि सृजनकारों को, कलमकारों को धन्यवाद दे रही है, कह रही है, हे कविराज, हे गजलकार, तुम जो अपने गीतों गज़लों में मुझे अनेक नामों से पुकारते हो, धन्यवाद कर रही है। प्रकृति निसंदेह हमें आशीर्वचन देती है, आशीर्वाद देती है, भले ही हम उसके लायक हों ना हों। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, वृक्ष की आत्मकथा। हे मनुज, हे मनुज, प्रकृति ने तुम्हें भेजा था, हे मनुज, प्रकृति ने तुम्हें भेजा था मिलजुल कर धरा बसाने को। हे मनुज, प्रकृति ने तुम्हें भेजा था मिलजुल कर धरा बसाने को। तूने झूठे दंभ और अहंकार में, तू झूठे दंभ और अहंकार में जकड़ा, तू झूठे दंभ और अहंकार में जकड़ा,
क्यों चला इसे हथियाने को, क्यों चला इसे हथियाने को, मुझे काट पीट कर रूंड मूंड सा, मुझे काट पीट कर रुंड मुंड सा, मात्रा करती सा बना दिया। एक एक करके पेड़ कटते गए, एक एक करते पेड़ कटते गए, तो बादल कहाँ से आएगा। एक एक करके पेड़ कटते गए तो बादल कहाँ से आएगा। हवाओं में ना रहेगी शीतलता, समुद्र से जल कौन लाएगा, समुद्र से जल कौन लाएगा। वृक्ष कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, प्रकृति ने तुम्हें धरा को बसाने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो धरा को पेड़ काट काट कर रुंड मुंड कर दिया, गंजी कर दी पृथ्वी। खतरों से अनभिग होकर पेड़ों को काट रहे हैं हम। इस कविता के माध्यम से कवि वृक्षारोपण का आह्वान करते हैं और हरे पेड़ को न काटने का महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा मैं, पूर्वा। पूर्वा, पूर्व से आने वाली हवा को पूर्वा कहते हैं, पश्चिम से आने वाली हवा को पछुआ बोलते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हवाओं को पूर्वा पछुआ बोला करते। आज लंबे समय बाद फिर से पूर्वा शब्द इनकी कविता में मेरे सामने आया तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मेरे दादाजी कहते थे पूर्वा चल रही है, पछुआ चल रही है। और भी अन्य हवाओं के भी नाम थे, उन नामों से बुलाते थे, तो पूर्वा शब्द आया है आज, जिसने मुझे अपने पुराने दिन याद कराए हैं। ए सुबह की शीतल पूर्वा, ए सुबह की शीतल पूर्वा, किधर जाती हो मेरे आंगन से होकर। ए सुबह की शीतल पूर्वा, किधर जाती हो मेरे आंगन से होकर। कुछ पल के लिए ठहर जा, कुछ पल के लिए ठहर जा, अभी तो उठा हूँ मैं रात भर सोकर, अभी तो उठा हूँ मैं रात भर सोकर, दो चार लंबी सांसें ले लेने दे। मांस मज्जा के इस पुतले को, मांस मज्जा के इस पुतले को, थोड़ा ताजगी से भर लेने दे। दूर दूर तक कोई खेत है न उद्यान, दूर दूर तक कोई खेत है न उद्यान, घनी बस्ती के बीच धसा है मेरा ये छोटा सा मकान, मेरा ही है छोटा सा मकान। पूर्व से आने वाली हवा को, पूर्वा को लेखक कह रहे हैं कि कुछ पल मेरे आंगन में ठहर जा, अभी तो मैं रात भर सोकर उठा हूँ, दो चार लंबी लंबी सांसें लेने दे। मांस मज्जा, अपने आप को मांस मज्जा का पुतला बताते हैं लेखक। कहते हैं मांस मज्जा के इस पुतले को थोड़ा सा ताजगी से भर लेने दे। बहुत सुंदर रचना है इनकी। एक रचना इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, बसंत। धरती सजी दुल्हन के जैसी, धरती सजी दुल्हन के जैसी, आहा ऋतु बसंत की आई। दुल्हन सजी, धरती सजी दुल्हन के जैसी, आहा ऋतु बसंत की आई। तितलियां भौरे क्रीड़ा करते, तितलियां भौरे क्रीड़ा करते, ऐसी यौवन की मस्ती छाई। पंख फैलाकर नाचते मोर, पंख फैलाकर नाचते मोर, ठुमक ठुमक कर जाएं, कुहू कुहू करती कोयल, कुहू कुहू करती कोयल। कोई गीत मिलन के गाए, तोता भी मैना से मिलकर अपनी प्रेम कहानी बढ़ाए, अपनी प्रेम कहानी बढ़ाए। बसंत में कवि ने बसंत का सुंदर वर्णन किया है। निसंदेह इनकी प्रथम पंक्ति में है, धरती सजी दुल्हन के जैसी। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। पतझड़ में पेड़ों के पीले पत्ते, सूखे पत्ते, सभी पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत में नई कोपलें आती हैं, नए पत्ते आते हैं, जिनसे
सभी पेड़ पौधे दुल्हन की तरह सज जाते हैं, धरती दुल्हन की तरह सज जाती है। बसंत का सुंदर वर्णन किया है। फूल खिल जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, उन फूलों पर भंवरे तितलियां मंडराते हैं, करीड़ा करते हैं। बहुत सुंदर रचना लिखी है इन्होंने, जिसके माध्यम से इन्होंने बसंत का चर्चा किया है। अगली रचना इनकी पहाड़ी सड़क। यहाँ शहर में लोग कहते हैं कि पहाड़ को जा रही है ये सड़क। यहाँ शहर में लोग कहते हैं कि पहाड़ को जा रही है ये सड़क। ऊपर पहाड़ वाले लोग कहते हैं शहर को जा रही है ये सड़क। चढ़ते समय बड़ी दुर्गम लगती है यात्रा करने वालों को यह सड़क, फिर वापसी पर सुगम लगती है यारो मुझको भी ये सड़क। सबके मन में हरदम चलती है, पहाड़ की परिक्रमा करती है सड़क। आमतौर पर पूछा जाता है यह रास्ता किधर जा रहा है, यह सड़क किधर जा रही है। बताया भी यही जाता है यह रास्ता फलां शहर फलां गांव को जा रहा है, यह रास्ता फलां गांव फलां शहर से आ रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ते से लोग जाते हैं। वही बात लेखक ने कही है। पहाड़ के नीचे के लोग कहते हैं कि ये सड़क पहाड़ पर जा रही है, पहाड़ पर बैठे लोग कहते हैं कि ये सड़क बाजार को जा रही है। वह सड़क कहीं नहीं जाती। लेखक को लगता है कि यह सड़क पहाड़ की परिक्रमा करती है। पहाड़ के चारों ओर सर्पाकार की जो सड़कें होती हैं, पहाड़ के ऊपर से देखने पर यही लगता है कि जैसे सड़क पहाड़ की परिक्रमा कर रही है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा, बारिश का पानी। नहीं दिखते बागों में झूले, नहीं दिखते बागों में झूले, सावन में जो लग जाते थे। नहीं दिखते बागों में झूले, सावन में जो लग जाते थे। दुल्हन बनती थी युवतियाँ, दुल्हन बनती थी युवतियाँ, साजन भी सज जाते थे। बचपन के वो दोस्त मेरे आज बंद कमरों में रहते हैं। बचपन के वो दोस्त मेरे आज बंद कमरों में रहते हैं। कम बरसों या ज़्यादा बरसों वो खपा खपा से रहते हैं। बरस चुके अब बस भी करो, खिंच कर मुझसे कहते हैं, खिंच कर मुझसे कहते हैं। इस रचना में लेखक ने सावन का वर्णन किया है। लेखक का कहता है कि नहीं दिखते बागों में सावन। अब मैं जब बच्चा था, बचपन में सावन में लोग झूले डालते थे, झूलते थे। अब सावन ऐसे ही सूना सूना चला जाता है, न कोई झूलता है, न कोई झूला दिखता है, न कोई झुलाता है। तब युवतियाँ दुल्हन की तरह सज जाती थी झूलने के लिए। साजन भी सज जाते थे। सावन में सावन के गीत गाए जाते थे, महिलाएं नाचती थी, गाती थी समूह में इकट्ठा होकर। आज सावन में सभी बचपन में जो दोस्त साथ झूलते थे, साथ झूला डालते थे, हमें झुलाते थे, हम उनको झुलाते थे, वो आज कमरों में बंद हैं, लेखक का मानना है। सच्चाई भी यही है। हम उन उत्सवों से बहुत दूर चले गए जो उत्सव हमें ऊर्जा देते थे। यही वर्णन किया है लेखक ने इस रचना के माध्यम से। अगली रचना है इनकी बड़े शहर की व्यथा। न ये कहानी है न यह कथा है, न ये कहानी है न ये कथा है, यह मेरे देश के मेट्रो शहरों की व्यथा है।
न ये कहानी है न ये कथा है, मेरे देश के मेट्रो शहरों की व्यथा है। बड़ी बड़ी इमारतों में छोटे छोटे घर, बड़ी बड़ी इमारतों में छोटे छोटे घर, तन्हा तन्हा जिंदगी कोई न सखा है। पर्यावरण की समस्या कौन संभाले, पर्यावरण की समस्या कौन संभाले। आबादी घनी हो रही घट रही जमीन, आबादी घनी हो रही घट रही जमीन, बहुमंजिला भवनों में के बढ़ रहे माले, बहुमंजिला भवनों के बढ़ रहे माले। धोकनी जैसे चलते फेफड़ों की सामत, धोकनी जैसे चलते फेफड़ों की सामत। नए पेड़ पौधे किस जगह लगाएं, नए पेड़ पौधे किस जगह लगाएं। दूर तक दिखती नहीं कोई राहत, दूर तक दिखती नहीं कोई राहत। इस रचना के माध्यम से लेखक महानगरों की, बड़े शहरों की व्यथा, बड़े शहरों का दुख का वर्णन करते हैं। लेखक का मानना है कि महानगरों में, मेट्रो सिटीज में कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। खेत खलिहान, वन उपवन, जल जंगल जमीन घटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतों में छोटे छोटे घर हैं। बहुमंजिला इमारतों के टावर, मेट्रो सिटीज के टावरों के चर्चा कर रहे हैं लेखक, जहां पेड़ लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए जगह नहीं है। बड़े शहरों में लेखक का मानना है कि फेफड़े लुहार की धोकनी की तरह चलते हैं। लेखक समस्या भी प्रकट करते हैं कि नए पेड़ पौधे किस जगह लगाएं, दूर तक दिखाई नहीं देती राह। महानगरों की घुटन भरी जिंदगी, घुटन भरे जीवन का वर्णन किया है लेखक ने। लेखक खुद भी महानगर में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। तो जैसा इन्होंने देखा वैसा इन्होंने सृजन किया, वर्णन किया। अगली रचना आपके साथ साझी करूंगा मैं। जल आत्मा है, नदी में रहकर मीठा रहता, नदी में रहकर मीठा रहता, समुद्र में वो हो जाता खारा। नदी में रहकर मीठा रहता, समुद्र में हो जाता खारा। सर्दी में सबको ठंडा लगता, सर्दी में सबको ठंडा लगता, गर्मी में चढ़ जाता पारा। बारिश बर्फ व ओला बनकर, बारिश बर्फ व ओला बनकर आसमान से गिरता जाता, फिर बादल और वाष्प बनकर आकाश की तरफ उड़ जाता। वो निराकार अरूप सकल है, हाँ आप समझ गए वह जल है, हाँ आप समझ गए वह जल है। लेखक की यह लघु कविता कम पहेली अधिक लग रही है। विज्ञान का और भूगोल का एक चैप्टर जल चक्कर बड़ा आसानी से समझा दिया लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से कि किस प्रकार जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, बादल बन जाता है, बादल बनकर बरस जाता है, दोबारा ज़मीन पर आ जाता है, नदियों से समुद्र में चला जाता है, समुद्र से फिर वाष्प बन जाता है। इस तरह जल चक्कर लगाता रहता है। जल चक्कर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से, सहजता से इस कविता ने, लघु कविता ने क्लियर कर दिया। नदी में मीठा रहता है, समुद्र में जल खारा हो जाता है, सर्दी में ठंडा लगता है, गर्मी में जल का भी पारा चढ़ जाता है। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है लेखक ने इस कविता के माध्यम से। आइए एक रचना और इनकी देखते हैं। रेगिस्तान। दूर दूर तक जिधर भी देखो, दूर दूर तक जिधर भी देखो, दिखती है बस रेत ही रेत। दिन भर गर्मी बरसे प्रचंड, न हरियाली न कोई खेत। मरीग मरीची का बन भटकाए,
चमकती रेत जैसे हो जल, कुदरत का ये कैसा करिश्मा, वीरान निर्जन सहारा मरुस्थल। कृत्रिम वर्षा के प्रयोग से आज रेगिस्तान में हो गई जलथल, रेगिस्तान में हो गई जलथल। रेगिस्तान में दिखाई देने वाली दृष्टि दोष, दृष्टि भ्रम पैदा करने वाली मृग मरीचिका का वर्णन किया है कि दूर से रेगिस्तान में दिखाई देता कि सामने जैसे जल का स्रोत होने और नज़दीक जाकर देखें तो रेत ही रेत दिखाई देता है। रेगिस्तान का बढ़िया वर्णन किया है। अगली रचना जो आपके साथ साझी कर रहा हूँ मैं, अंगूर खट्टे हैं। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। भैया आटे दाल का भाव, भैया आटे दाल का भाव, बिन शादी पता न होए। जब जब दूध का होए दूध, पानी का पानी हो जाए, तब नमक मिर्च लगाना कुछ भी तो काम न आए। आम के आम गुठलियों के दाम, तो जीवन आनंदित हो जाए, तो जीवन आनंदित हो जाए। इस लघु कविता में लेखक ने बहुत से मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है। अंगूर खट्टे, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, आटे दाल का भाव, दूध का दूध, पानी का पानी, नमक मिर्च लगाना, आम के आम गुठलियों के दाम। इन सभी मुहावरों का लेखक ने इस रचना में सुंदर सदुपयोग किया है, सुंदर उपयोग किया है। एक पहेली नुमाइन की लघु कविता और है जो आपके साथ साझी करूंगा। हरी घास। एक बहुत ही छोटा सा पौधा, न फल फूल देता न देता छाँव। लोग चलते जाते हैं बेखबर, इसको पांव तले रोंद कर। कुछ लोग जूते उतार कर इस पर चलते हैं नंगे पांव। यह है छोटा पौधा और बड़ा खास, पाँव को देता है ठंडक और ताजगी, छिपा कर रखता है ओस की बूंदें। कहते हैं इसे नरम हरी भरी घास, कहते हैं इसे नरम हरी भरी घास, कहते हैं इसे नरम हरी भरी घास। पहेली नुमा पौधा है, घास का वर्णन किया है। घास का के साथ लोग किस ढंग से पेश आते हैं, घास के बारे में क्या क्या सोचते हैं, इन सभी बातों का लेखक ने वर्णन किया है। एक रचना है इनकी, प्रवासी पक्षी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक ही शहर में जाने को हम जीपीएस जीपीएस इस्तेमाल करते जाते, हजारों मील का सफर तय कर भोजन व घोंसले की तलाश में प्रवासी पक्षी उचित जगह पहुंच जाते। फिर मौसम के हिसाब से एक दिन अपने मूल स्थान को लौट जाते। कौन देता है इन्हें दिशा का ज्ञान, न गुमराह होते न खो जाते, न गुमराह होते न खो जाते। लेखक ने कहा है, इस कविता के माध्यम से बताया है कि हम 2 कदम भी आज जीपीएस के बिना नहीं, जीपीएस की मदद के बिना, गूगल मैप की मदद के बिना नहीं चल सकते। लेकिन प्रवासी पक्षी हैं, हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके विदेशों से आ जाते हैं आश्रय, जल, भोजन, दाना चुगा, पानी की तलाश में। न किसी से रास्ता पूछते आते हैं और वापस उन्हीं रास्तों से वापस अपने देश, अपने वतन, अपने घर, अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। इन्हें दिशा कौन देता है। निसंदेह पशु पक्षी इंसानों से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। इंसान अपने आप को सबसे सभ्य प्राणी मानता है, दुनिया को मुट्ठी में करने वाला मानता है, लेकिन पशु पक्षी आज भी इंसानों से बहुत आगे हैं। बहुत बढ़िया वर्णन किया। बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर लघु कविता संग्रह है मुरारीलाल अरोड़ा आज़ाद जी का।
मुझे इनकी सभी लघु कविताएं बहुत बढ़िया लगी और मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को भी इनकी लघु कविताएं बहुत पसंद आएंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। आप भी लेखक से या इनके प्रकाशन से यह लघु कविता संग्रह, यह कौन चित्रकार है, लेकर अवश्य पढ़ें। फिर हाजिर होऊंगा मैं किसी अन्य पुस्तक के साथ। इजाज़त दीजिए।